जी सर, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में सर हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे कैश बुक, और कैश बुक में हम लोगों ने अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को घर से करने के लिए कहा था। आपने अगर कर लिया है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डिस्कस करना है तो हम डिस्कस कर लें, नहीं तो हम मेन टॉपिक पे आ जाए नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 4, या मैं एक बार क्विकली डिस्कस कर लूं? जी अच्छा रहे। जी, तो सर इसमें हमें दिया हुआ है प्रिपेयर अ कैश बुक ऑफ रमन। 1 जनवरी को हमें कैश बैलेंस दिया हुआ है। सर ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का, ये कैश बुक की डेबिट पर आ जाएगा। डेबिट साइड पर बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है रमन इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। सर ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, पैसे आ रहे हैं, ये भी डेबिट पर आ जाएगा। उसके बाद बता रहे हैं परचेज द मशीन फ्रॉम प्यारे लाल फॉर 1,20,000, पेइंग 50% कैश, बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। सर हाफ अमाउंट हमने अभी पे कर दिया, हाफ, तो 60,000 रुपीज क्रेडिट पर पोस्ट कर दिए जाएंगे। सर आगे बता रहे हैं सोल्ड गुड्स टू राम। सोल्ड गुड्स टू राम, हमने अपने पास राम को 24,000 रुपीज के गुड्स बेचे, तो बताइए पैसे आए या गए? नहीं आए। सर यहां पर ना राम का नाम दिया हुआ है, और क्योंकि नाम दिया हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, क्रेडिट। ठीक है, कैश बुक में नहीं आएगी, कैश बुक में इसको पोस्ट नहीं करेंगे। आगे बता रहे हैं बॉट गुड्स। बॉट गुड्स, सर ये नहीं बता रहे कैश में खरीदा है या क्रेडिट पर, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो इसे कैश परचेजेस माना जाएगा। सर देखिए नाम नहीं दिया हुआ हमें, अगर नाम दिया होता ना बॉट गुड्स फ्रॉम महेश तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती। नाम नहीं दिया हुआ तो कैश ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, क्रेडिट साइड पर आएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सुनील, सर सुनील से 19,000 रुपए मिले, डेबिट पर आ जाएगा, कैश रिसीव्ड है, डेबिट पर आ जाएगा। फिर बता रहे हैं डिस्काउंट अलाउड टू सुनील। सर ये जो डिस्काउंट अलाउ किया है ना सुनील को, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ये पोस्ट नहीं की जाएगी कैश बुक में। आगे बता रहे हैं पेड टू मेजर्स राम स्टोर, ये पेमेंट है सर, पेमेंट, कैश पेमेंट, क्रेडिट पर आ जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम स्टोर्स, सर ये डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम राम स्टोर है ना, ये नॉन कैश है, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे बता रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर 25,000 फॉर कैश लेस 20% डिस्काउंट। सर हमने मोहन से गुड्स परचेज किए 25,000 के, ठीक है ना, 25,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो 25,000 के गुड्स पर हमें डिस्काउंट मिला है कितना? सर 25,000 का 20% हो गया 5,000, ये हो गया डिस्काउंट। इसका मतलब हमने पेमेंट कितने का किया होगा? सर पेमेंट किया होगा 20,000 का, ठीक है ना, पेमेंट किया होगा 20,000 का, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। सर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश परचेज है, इसलिए मैं इसको कैश परचेज मानकर चलूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू बैंक फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 3,000, 28,000। हमने पेमेंट किया है बैंक को, हमने पेमेंट किया है बैंक को फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। सर 28,000 का पेमेंट किया है, इसमें 25,000 रुपए लोन के हैं,
और 3,000 रुपए इंटरेस्ट के। तो सर बाय लोन सॉरी 25,000 आएगा और बाय इंटरेस्ट 3,000। सर बाय लोन 25,000 आएगा, बाय इंटरेस्ट 3,000। एंट्री दो पार्ट्स में बांट के की जाएगी सर। जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री को दो पार्ट्स में बांट कर किया जाएगा। बाय लोन 25,000 और बाय इंटरेस्ट 3,000। इसके बाद नेक्स्ट बॉट फर्नीचर। हमने अपने पास फर्नीचर परचेज किया। क्वेश्चन साइलेंट है कि कैसे परचेज किया, तो ये कैश पेमेंट माना जाएगा, क्रेडिट पर आ जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम राम इन फुल आफ्टर अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 2,000। सर ऊपर राम की ट्रांजैक्शन हमें बताई हुई थी, सोल्ड गुड्स टू राम 24,000 रुपए। और नीचे वो क्या बता रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम राम इन फुल आफ्टर अलाउइंग हिम अ डिस्काउंट ऑफ 2,000। ठीक है, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने पैसे आए होंगे सर? 24,000 रुपए में से 2,000 का डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, 22,000 रुपए आए होंगे। ये डेबिट पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्लीज, पेड वेजेस 12,000, पेड कैरेज 6,000। सर इसकी एंट्री दो बार में होगी, बाय वेजेस और बाय कैरेज। ठीक है ना, इसकी कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती। वेजेस की एंट्री अलग होगी, कैरेज की एंट्री अलग होगी। नेक्स्ट देखिए प्लीज, टेकन अ लोन फ्रॉम आशा। आशा से लोन लिया। सर ये कैश रिसीव्ड है, डेबिट पर आ जाएगा। आगे देखिए प्लीज, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल अ डेटर फॉर 15,000 आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट। कैश मिला गोपाल से, गोपाल 15,000 का डेटर था, 20% के डिस्काउंट के बाद पैसे मिले हैं, 20% के डिस्काउंट के बाद पैसे मिले हैं। तो 20% के डिस्काउंट के बाद मिले हैं, तो इसका मतलब ये है 15,000 का 20%, 3,000 हो गया। 12,000 रुपए हमें मिले होंगे। ठीक है, 12,000 रुपए रिसीव्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड इंटरेस्ट 5,000, कमीशन 13,000। सर इसकी एंट्री दो पार्ट्स में बांट के की जाएगी। पैसे मिले हैं ना, तो टू इंटरेस्ट 5,000 और टू कमीशन 13,000। आगे देखिए नेक्स्ट, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। स्टेशनरी परचेज की कैश में, तो बाय स्टेशनरी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। रमन विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्रॉइंग सेंसर ड्रॉइंग्स क्रेडिट पर आ जाएंगे। आगे बता रहे हैं, चेतना क्रेडिटर फॉर 40,000, एक्सेप्टेड कैश 38,000 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 2,000 इन फुल सेटलमेंट। सर बाय चेतन 38,000 क्रेडिट। और ये जो डिस्काउंट है 2,000 का, ये सर ये नॉन कैश है, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। अकाउंटिंग चार्जेस फॉर द मंथ पेड इन कैश क्रेडिट पर आ जाएगा, पेमेंट है।
रेंट पेड 50% ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड फॉर रमन्स रेसिडेंस। सर हमने ना रेंट पे किया 24,000 का। ठीक है, तो पेमेंट हुआ है तो क्रेडिट पर आएगा। लेकिन क्वेश्चन इसे दो पार्ट्स में बांट कर बता रहा है। कह रहा है आधे पैसे जो है ना, आधे वो तो हमारे यूज में आ रही है जगह, उसके दिए, और रिमेनिंग हाफ वो पर्सनल यूज के हैं, तो वो हो जाएगा ड्राइंग्स। सर रेंट होगा 12,000, ड्राइंग्स होंगी 12,000, इस तरह से टोटल मिलाकर क्रेडिट किया जाएगा, ये 24,000 रुपए। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर इस तरह से ये हमारे पास हमारी पोस्टिंग्स कंप्लीट हो जाएगी। सर टेकन लोन फ्रॉम आशा, तो नाम दिया हुआ है ना, फिर कैश ट्रांजैक्शन मैम कैसे हुई? टेकन अ लोन, लोन लिया, तो लोन तो मैम कैश में ही लिया होगा। अगर सेल परचेज के टाइम पर, अगर सेल परचेज ऑफ गुड्स या एसेट्स में नाम गिवन होता है ना, तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं, तो इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं अगर नाम दिया हो तो। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए नाम नहीं दिया हो तो इफ नेम नॉट गिवन, तो कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब की बात चल रही है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, कि हमने कैश में किया है या क्रेडिट पर किया है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हमें ये बताया जाए लोन टेकन फ्रॉम आशा, तो इसका तो मतलब ही ये है ना कि हमें कैश रिसीव हुआ होगा ऑन अकाउंट ऑफ लोन। आशा से लोन के लिए पैसे लिए, तो टू आशाज लोन, या सिर्फ लोन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, डेबिट पर आ जाएगा। सर कैरिज का मतलब क्या होता है सर? सर कैरेज मतलब किराया भाड़ा। जब भी हम कोई सामान मंगाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देने होते हैं, उसे कैरेज कहते हैं सर। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। नो सर। आइए, अब हम आज का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। सर हम ना कैश बुक पढ़ रहे हैं। कैश बुक हमें क्या बताती है? हम कह रहे थे कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। कैश का आना
और कैश का जाना बताती है। कैश रिसीव डेबिट पर आता है और कैश पेड क्रेडिट पर आ जाता है। सिर्फ कैश की बात होती है, ओनली कैश, और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है सर, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा था कि सोचिए, मुझे किसी से ना पैसे लेने हैं। ठीक है, हमारे पास एक डेटर है रमेश, डेटर है ये हमारे 10,000 रुपए के। अब सोचिए, रमेश हमें पेमेंट करना चाहते हैं। मनी रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, मनी रिसीव फ्रॉम रमेश। सर रमेश से पैसे मिले, मैं ही कह रहा था, सोचिए ये जो पैसे मिले ये कैश में मिल सकते हैं सर, चेक से भी तो मिल सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमें मोहन क्रेडिटर, इसको पेमेंट करना था। सर ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये पेमेंट इन कैश हो सकता है सर, बाय चेक भी तो हो सकता है। अभी तक जो मैं कैश बुक बना रहा था मेरा फोकस किस पे था सर, कैश पर, ओनली कैश। सर लेकिन पेमेंट तो कैश के अलावा भी आता है ना, चेक से भी तो पैसे आ सकते हैं, चेक से भी तो पैसे जा सकते हैं। तो सर अब मैं कैश का रिकॉर्ड अलग बनाऊं, बैंक का रिकॉर्ड अलग बनाऊं, इससे बढ़िया एक काम करता हूं ना, एक सिंगल कैश बुक में, एक ही कैश बुक है सर, मैं 2 कॉलम्स बना लेता हूं ना। वन फॉर कैश एंड वन फॉर बैंक। सर कैश आएगा तो कैश में दिखा दूंगा, और अगर बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक में दिखा दूंगा। कैश में पैसे रिसीव करूंगा तो कैश कॉलम में, चेक से पैसे रिसीव करूंगा तो बैंक कॉलम में। सर एक मिनट सर, मैं ये भी करता हूँ क्लास के बाद। सर फोन पे और गूगल पे से। सर फोन पे और गूगल पे से जो पैसे आते हैं ना सर, वो बैंक में ही आते हैं। तो अगर मेरे पास ना यूपीआई से पैसा आ रहा है, भाई चेक आया मैंने चेक जमा करा दिया, सर आजकल तो यूपीआई, नेट बैंकिंग, फोन पे, है ना, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब क्या है सर, ये बैंक की तो है ना। पुराने जमाने में होता था सर, अब आजकल तो सर चेकबुक यूज में ही नहीं आती सर, चेकबुक ऐसे ही रखी रहती है। पेमेंट करना होता है किसी को भी सर, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, कन्वीनियंट है, बैंक जाना नहीं पड़ता, चेक जमा कराने नहीं जाना पड़ता, कोई जरूरत ही नहीं है, सब ऑनलाइन हो जाता है। तो ऐसे में सर ये जो चेक की जगह मैंने यूपीआई से पेमेंट किया, सर ये गया तो बैंक से ही ना। तो मैं अपने पास ना एक कॉलम बना लूंगा कैश के लिए, एक कॉलम बना लूंगा बैंक के लिए। एक ही कैश बुक होगी लेकिन कॉलम्स कितने होंगे, 2। सर ऐसी कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों के कॉलम्स बना लिए जाए ना, इसे डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। ठीक है, इसे डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं सर, डबल कॉलम कैश। तो डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है, डबल कॉलम कैश बुक में
हमारे पास कैश की और बैंक की दोनों की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ली जाती है। ठीक है, हम जो अभी तक पढ़ रहे थे ना, वो क्या थी सर? इसे ना सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं, और ये जो हम बना रहे हैं, ये जो अब हम बनाने जा रहे हैं सर, इसको डबल कॉलम कैश बुक के नाम से बुलाया जाएगा। ये होगी कैसी सर? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, हम वैसी ही कैश बुक बनाएंगे जैसी बना रहे थे। सर लेफ्ट हैंड साइड पे है डेट का कॉलम, फिर है पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर हम दिखाते हैं LF लेजर फोलियो। सर फिर ना हम एक ही कॉलम बना रहे थे और उसे हम कह रहे थे अमाउंट, क्योंकि सर सिर्फ कैश ही आना था, कैश ही जाना था, तो अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी। अब सर अमाउंट नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि अमाउंट लिखूंगा तो पता नहीं चलेगा ना क्या आया, कैश आया या बैंक आया। तो अब क्या करें सर? वेरी सिंपल सर, अब मैं अपने पास ना यहां पर दो अलग अलग कॉलम बनाऊंगा सर। पहला कॉलम पे लिखूंगा कैश, दूसरे कॉलम में लिखूंगा बैंक। सर ऐसे ही मेरे पास क्रेडिट साइड पर कॉलम बन जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। सर लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। ये पैसों का जाना बताएगी, सॉरी, ये पैसों का आना बताएगी, और क्रेडिट साइड पैसों का जाना बताएगी। सर कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहले आएगा ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD। सर कैश का बैलेंस कैश में दिखा दीजिएगा, बैंक का बैलेंस बैंक में। अगर होगा तो, अगर होगा तो दिखा दीजिएगा। नेक्स्ट, टू ऑल रिसीट्स, टू ऑल रिसीट्स। सर जो पैसे आए, अब ये जो पैसे आए ना, अगर ये पैसे कैश में आए तो कैश कॉलम में दिखा दीजिएगा, अगर ये पैसे चेक से आए तो बैंक कॉलम में दिखा दीजिएगा। ठीक है ना सर? पैसे आएंगे कहां से? वहीं से जहां हमने कैश बुक में डिस्कस किया था। सर ये लिखा था ना हमने, कैश रिसीट कहां कहां से हो सकती है? कैपिटल इंट्रोड्यूस से हो सकती है, प्रोसीड्स ऑफ लोन से हो सकती है, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इनकम रिसीव्ड, सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। सर इन सभी जगह से जो पैसा आ रहा है, वो पैसा हमारे पास अगर कैश में आए तो कैश कॉलम में दिखा दीजिएगा, चेक से आए तो बैंक कॉलम में दिखा दीजिएगा। सर इसी तरह ये पेमेंट्स भी तो थी, ड्रॉइंग्स की, रीपेमेंट ऑफ लोन की, कैश परचेज, पेमेंट टू सप्लायर्स, एक्सपेंसेस पेड, परचेज ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। सर यहां दिखा दीजिएगा बाय ऑल पेमेंट्स, बाय ऑल पेमेंट्स। सर अगर पेमेंट चेक से किए जाएं, अगर पेमेंट कैश में किए जाएं तो अगर कैश में किए जाए ना तो कैश कॉलम में दिखा दीजिएगा, चेक से किया जाए तो बैंक कॉलम में दिखा दीजिएगा। अच्छा चेक से मतलब जरूरी नहीं है चेक, अभी हमने डिस्कस तो किया। सर गूगल पे कर दीजिए ना तो भी बैंक कॉलम में आएगा, NEFT कर दीजिए ना तो भी बैंक कॉलम में आएगा। ठीक है ना? ऑनलाइन हो या चेक के जरिए, बात एक ही है। और उसके बाद सर बाय बैलेंस CD निकाल दूंगा, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा।
और जब मैं क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा ना सर, तो देखिए कैश का बैलेंस अलग निकाला जाएगा, बैंक का बैलेंस अलग निकाला जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस था सर। सर देखिए मैंने ना कैश बुक में कैश और बैंक दोनों के कॉलम साथ में बना दिए। सर साथ में बना दिए हैं ये, लेकिन दोनों अलग अलग, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कैश अलग है, बैंक अलग है। कैश अलग है, बैंक अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कैश के कॉलम अलग बनाइए, बैंक के कॉलम अलग बनाइए। कैश की कैलकुलेशन अलग कीजिए, बैंक की कैलकुलेशन अलग कीजिए। बस जो पैसा कैश में आया कैश में दिखा दिया, जो पैसा चेक से आया बैंक में आया वो बैंक कॉलम में दिखा दिया। कैश की कैलकुलेशन अलग, बैंक की कैलकुलेशन अलग। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। तो सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जो ओपनिंग बैलेंस लेंगे तो बैंक और कैश दोनों जोड़ के लेंगे या अलग अलग? सर अलग अलग लेंगे। अलग अलग लेंगे। जी। सर डेबिट से क्रेडिट का बैलेंस घटाते हैं जैसे जी सर। तो जी सर, तो हो सकता है कि डेबिट कम हो क्रेडिट ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। सर कैश में नहीं हो सकता, कल हमने डिस्कस किया था, ऐसा कैश में नहीं हो सकता। कैश में क्यों नहीं हो सकता? सर एक्चुअली कैश कभी नेगेटिव नहीं होता। कैश या तो होता है या नहीं होता, नेगेटिव में नहीं होता। सर मैं अपने घर से 100 रुपए का नोट लेकर बाजार में गया कि मैं कुछ सब्जी खरीद के लाऊंगा, वेजिटेबल्स परचेज करूंगा, ग्रोसरीज परचेज करूंगा, तो सर ज्यादा से ज्यादा कितने की खरीद सकता हूं? सर 100 रुपीज की। अगर मैं 100 लेके जाऊंगा तो मैं 200 रुपीज का सामान नहीं खरीद सकता। सर खरीद सकता हूं, मेरे घर के आसपास जो शॉपकीपर्स है मेरे जानने वाले हैं, वो मुझे सामान दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन पेमेंट 100 रुपए से ज्यादा की नहीं कर पाऊंगा। रिमेनिंग 100 उधार पर हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी, है ना। जितना कैश है आप ज्यादा से ज्यादा उतने का खर्चा कर सकते हैं। लेकिन सर बैंक में अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो आप एक्स्ट्रा पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ना ये कंसेप्ट हमारी नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का। आप जो कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव बैलेंस भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बैंक में, कैश में नहीं हो सकता सर। कैश का बैलेंस तो फेवरेबल ही होगा, कैश का बैलेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं। सर मैंने जो क्वेश्चंस भेजे थे ना आपको, उसका क्वेश्चन नंबर 5 डबल कॉलम कैश बुक का है। सर वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें से 3 ट्रांजैक्शंस मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, तो मैंने उन्हें, अब जो मैं क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं उसमें से डिलीट कर दिया है। आपके पास है, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे सर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं उसे, वो हमारा कंसेप्ट है, हमें डिस्कस करना है। आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम सिंपल क्वेश्चन की बात करेंगे। जी सर आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5, 3 ट्रांजैक्शंस मैंने डिलीट किए हैं सर, उनकी बात अभी नहीं होगी। देखिएगा प्लीज क्या कह रहे हैं सर। सबसे पहले बता रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। सर अब आपको कैश का भी कॉलम बनाना है, बैंक का भी, मतलब डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, डबल। अभी तक क्या था, सिंगल कॉलम थी सर, अब क्या है, डबल कॉलम है सर। सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या होगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा सर, बैलेंस बीडी, ठीक है, बैलेंस बीडी। तो बेसिकली अब पता है क्या होगा सर, 1 जनवरी 2025, जब मैं यहां पर दिखाऊंगा ना सर टू बैलेंस बीडी, तो देखिए कैश और बैंक दोनों को दिखाऊंगा सर। अब यहां एक कॉलम बनेगा कैश का, दूसरा कॉलम बैंक का।
एक कॉलम कैश का, दूसरा कॉलम बैंक का। तो सर कैश का हमारे पास जो बैलेंस है ना वो दिया हुआ है 24,000, ये दिखा दिया। सर बैंक का जो बैलेंस है ना वो हमें दिया हुआ है सर 62,000, ये दिखा दिया। ठीक है ना, तो 24 एंड 62। सर आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ जी सर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स बेचे कैश में 31,000 पे। अब यहां देखिए लिखा हुआ है कैश, लिखा हुआ है ना कैश, तो सर ये कैश ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। टू सेल्स, सर ये सेल्स कहां पर आएंगी? टू सेल्स, सर कैश कॉलम की डेबिट पर आएंगी। ठीक है ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 31,000। डेट देखिए सर, डेट है हमारे पास 4 जनवरी। टू सेल्स अकाउंट, सर कैश में दिखा दीजिए प्लीज, 31,000 रुपीज। आगे बता रहे हैं सर, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश, रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। सर क्या रिसीव किया बता नहीं रहे, पैसे रिसीव किए ऑब्वियसली, लेकिन ये कैश में है या बैंक में है? क्वेश्चन साइलेंट है सर, साइलेंट है ना, तो याद रखिएगा कैश माना जाएगा। जब तक क्वेश्चन ना कहे चेक मिला है, मैं अपने मन से नहीं मानूंगा सर चेक मिला है। तो रिसीव फ्रॉम सुरेश 25,000 रुपए यहां पर आ जाएगा टू सुरेश। $25,000, डेट आ जाएगी सर 5 जनवरी। नेक्स्ट देखिए प्लीज, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि, रिसीव्ड अ चेक, सर चेक, चेक मिला है रवि से और हमने बैंक में जमा करा दिया, तो अब की बार सर एंट्री ना बैंक में होगी। ठीक है ना, 6,400 रुपीज की। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा टू रवीज अकाउंट, बैंक कॉलम में आएगा सर 6,400 और डेट क्या है 6 जनवरी। नेक्स्ट सर, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, चेक से सैलरी दी 17,600, तो पैसे गए सर, गए 2025, सैलरी हमने कब दी है 7 जनवरी को सर, बाय सैलरी अकाउंट। सर बैंक कॉलम में आएगा सर, बैंक कॉलम में 17,600। सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बता रहे हैं सर, पेड टू सुधीर बाय चेक, सर पेड टू सुधीर बाय चेक, चेक से दिए हैं सर, तो चेक से दिए हैं ना, बैंक कॉलम में आएगा। बाय सुधीर 35,000 रुपए, बाय सुधीर से अकाउंट 35,000 रुपए और डेट क्या है
10th जनवरी है सर। नेक्स्ट देखिए प्लीज सर, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। पेड, पेमेंट हुआ है फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बता नहीं रहे कि कैश में हुआ है या बैंक में। साइलेंट है क्वेश्चन, तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कैश मानते हैं। ठीक है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिए 6,000 रुपए के 12th जनवरी को। बट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सर 6,000 रुपए। सर नेक्स्ट सर, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस चेक से भी हो सकती हैं सर। कैश परचेज में पैसा बैंक से भी आ सकता है। देखिए, कैश परचेज का मतलब ये नहीं है कैश में खरीदा। कैश परचेज का मतलब है हाथ के हाथ पैसे दे दिए। ठीक है, कैश परचेज का मतलब है इमीडिएट पेमेंट। लेकिन ये जो पेमेंट हुआ ना सर, ये पेमेंट किया कैसे? क्या ये पेमेंट हमने कैश में किया है या चेक से? क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप कैश मानेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल इसी तरह से कैश सेल्स मतलब कैश सेल्स का मतलब है गुड्स सोल्ड एंड मनी रिसीव्ड। सामान बेचा और पैसे लिए, कैश में या चेक से? सर क्वेश्चन साइलेंट है, कैश मानेंगे। तो 8,000 रुपए का माल खरीदा, क्रेडिट पर आ जाएगा। बाय परचेजेस अकाउंट। बाय परचेजेस अकाउंट कैश में आ जाएगा सर 8,000। डेट क्या है? 15th जनवरी। और इधर से सर 20th जनवरी। टू सेल्स अकाउंट कैश में आ जाएगा सर 15,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट सर, डेट मिसिंग है। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जब डेट मिसिंग होती है ना तो ऊपर वाली डेट ही मानी जाती है। इसका मतलब 20 तारीख को ही हमने ये सामान खरीदा। परचेज्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय कैश। सर मशीन खरीदी और कैश में पैसे दे दिए 26,000 रुपए, तो क्रेडिट पर आ जाएगा सर। बाय मशीनरी अकाउंट कब खरीदा है? 20th जनवरी। सर कैश पेमेंट किया है 26,000 रुपए का। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश में है या बैंक में है सर? सर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ये लिखा हुआ ही नहीं है कि कैश में है या बैंक में।
तो इसको कैश माना जाएगा सर, सॉरी मैंने गलती से बैंक में दिखा दिया है, कैश माना जाएगा 6000। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कैश मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सर बता रहे हैं पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी 2000 रुपीज 21 को, मशीन की इंस्टॉलेशन के पैसे दिए, इंस्टॉलेशन के 2000 रुपए। सर मशीन की इंस्टॉलेशन का जो पैसा होता है ना, वो मशीन की ही कॉस्ट का पार्ट होता है। तो 21 जनवरी फिर से आ जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट। ₹2000 सर। नेक्स्ट देखिए प्लीज। एक मैंने यहां से एंट्री डिलीट कर दी। बता रहे हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इट इनटू बैंक। सर अनिल मिलर से चेक मिला है, चेक। तो 23 तारीख को ना यहां पर आ जाएगा 23 जनवरी टू अनिल्स अकाउंट। सर चेक मिला है अनिल से कितने का? 14,000 रुपीज का। ठीक है ना, 14,000 रुपीज का चेक हमें अनिल से रिसीव हुआ, हमने दिखा दिया। ठीक है, लेकिन एक दुख की बात हो गई सर, नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास हमें बता रहे हैं ये जो अनिल का चेक था ना, डिसऑनर हो गया। अनिल का चेक डिसऑनर हो गया। तो सर अनिल का चेक, जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो बैंक से पैसे चले जाते हैं सर। तो यहां पर क्रेडिट पर आ जाएगा। सर पैसों का आना डेबिट पर, पैसों का जाना क्रेडिट पर। आना डेबिट, जाना क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर पैसे जो हमारे अकाउंट में हमने बढ़ाए थे सर, वो कम हो जाएंगे, बैंक से ही कम होंगे सर। और कितने कम होंगे? सर वही जितने का चेक था, 14,000 रुपए। और इनफैक्ट कुछ चार्जेस भी कटेंगे। चार्जेस के बारे में तो खैर बता नहीं रहे, उसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए नेक्स्ट। परचेज्ड टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक। सर टाइपराइटर खरीदा और चेक से पैसे दिए हैं सर, चेक से, चेक, चेक 18,000 रुपए। तो ये हमने खरीदा कब है? 28 को बाय टाइपराइटर अकाउंट। जी, टाइपराइटर खरीदा और चेक से पैसे दिए 18,000। नेक्स्ट देखिए सर। विड्रू फॉर पर्सनल यूज। सर पर्सनल यूज है ना, ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स। और बताइए ड्राइंग्स कैश में है या चेक से? सर क्वेश्चन साइलेंट है और हम बार बार कह रहे हैं यही बात कि जब भी साइलेंट होगा हम तो कैश मानेंगे। ठीक है ना, तो बाय ड्राइंग्स 7,000 रुपए कैश में। डेट है सर 30 जनवरी। बाय ड्राइंग्स अकाउंट कैश में आ जाएगा 7,000। और लास्ट है सर पेड फॉर चैरिटी। पेड फॉर चैरिटी कैसे, कैश या बैंक? सर कैश। 31 जनवरी को बाय चैरिटी अकाउंट। कितने पैसे दिए हैं?
₹1200 दिए हैं सर, ₹1200, 1200। ठीक है सर इसमें चैरिटी को परचेज नहीं लिखेंगे ना? नहीं नहीं सर, चैरिटी को परचेज नहीं लिखेंगे। चैरिटी को परचेज तब लिखते हैं जब चैरिटी में ना गुड्स दिए जाए। हमने गुड्स थोड़ी दिए हैं, हमने गुड्स थोड़ी दिए हैं, हमने तो अपने पास पैसे दिए हैं सर। ठीक है सर, मैंने ना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इसे 72,000 करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने ओपनिंग बैलेंस को 72 कर दिया है। क्वेश्चन में 62 था सर। एक्चुअली मैंने ना यहां से 3 एंट्रीज डिलीट की हैं, वो बैंक में कैश डिपॉजिट कराने की एंट्रीज थी। अभी मैंने कॉन्ट्रा एंट्री बताई नहीं है, कल बतानी है मुझे। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही थी, बैंक में पैसे जमा किए बना, मैंने स्पेंड करा दिया, तो बैंक का बैलेंस ना नेगेटिव आ रहा था। अभी ओवरड्राफ्ट हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ओवरड्राफ्ट नहीं लाने देना चाहता था, तो मैंने वो हटा दिया। ठीक है सर, बस अब क्या करना है, बाय बैलेंस सीडी निकालना है। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है सर। ठीक है सर, देखिए कैश का बैलेंस अलग निकाला जाएगा और बैंक का बैलेंस अलग निकाला जाएगा। ठीक है ना, कैश की कैलकुलेशन अलग होगी, बैंक की कैलकुलेशन अलग होगी। तो सबसे पहले ना देखिए, कैश की डेबिट का टोटल कीजिए, 24,000 प्लस 31,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000। सर ये आ रहा है 95,000 रुपीज। ठीक है ना सर, बैंक की भी डेबिट का टोटल कीजिए। बैंक का बाद में करते हैं, पहले आप आइए कैश की क्रेडिट का टोटल कीजिए। सर 6,000 प्लस 8,000 प्लस 26,000 प्लस 2,000 प्लस 7 एंड 12। सर डेबिट का टोटल आ रहा था कैश का 95,000, क्रेडिट का आ रहा है 50,200, 50,200। सर 95,000 में से 50,200 का एक्सपेंस हो गया, तो बैलेंस क्या बचा, 95,000 माइनस 50,200। 44,800 रुपीज, है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा सर कैश का 44,800। और अब इसके बाद टोटल पता है कितना हो जाए सर, क्रेडिट का टोटल भी 95। सर अब आइए बैंक पर, बैंक की डेबिट का टोटल कीजिए सर, 72,000 प्लस 6,400 प्लस 14,000। सर 92,400 बैंक का टोटल आ रहा है सर, डेबिट का 92,400। और जरा बैंक की क्रेडिट का टोटल कीजिए सर, 17,600 प्लस 35,000 प्लस 14,000 प्लस 18,000। सर ये आ रहा है बैंक का 84,600। सर टोटल वो लिखा जाता है जो ज्यादा वाला होता है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल दिखाया जाएगा 92,400। ठीक है ना, दोनों का टोटल आ गया 92,400। ठीक है सर, अब इनको माइनस कीजिए जरा। सर 7,800 रुपीज हमारा बैंक का बैलेंस आ जाएगा। 92,400 84,000 माइनस करेंगे, बैलेंस बच रहा है 7,800 रुपए। बस सर, यहां पे दिखा दीजिए टू बैलेंस बीडी में।
कैश का आ जाएगा 44,800, बैंक का आ जाएगा 7,800। सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर एक डाउट ये शुरू से जैसे चला आ रहा है ना जी कि कैश चेक रिसीव्ड फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिट टू बैंक। जी सर, तो एक्चुअली ना अभी इमीडिएटली वो आगे डिपॉजिट चल के नहीं ना, हो तो फिर क्या होगा जी सर? सर आगे चल के ना अभी ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आनी है कि अगर हम चेक जमा नहीं कराते तो क्या होता है। अभी हमें ना इसमें जो ट्रांजैक्शंस डिस्कस करनी है सर, एक कॉन्ट्रा एंट्री डिस्कस करनी है, एक ये डिस्कस करना है कि अगर हम चेक इमीडिएटली डिपॉजिट ना कराएं तो क्या होगा। जी सर, जी सर। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज इस क्वेश्चन में। और सर चेक डिसऑनर हो गया तो पैसे तो आएगी नहीं जैसे। सर जब हम चेक रिसीव करते हैं ना तो उसको हम रिसीव करते ही डेबिट पर दिखा देते हैं, फिर जब चेक बाउंस हो जाता है ना तो उसे क्रेडिट पर दिखा देते हैं। चेक जैसे ही आप रिसीव करेंगे उसको आप डेबिट पर दिखा दीजिए, उसके बाद अगर वो चेक क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर चेक बाउंस हो गया तो सर फिर उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके सर। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक चेक डिसऑनर्ड। सर हमने एक चेक रिसीव किया एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो इसका क्या करें, जैसे ही चेक जमा कराएंगे तो कैश बुक की बैंक कॉलम में डेबिट साइड पर एंट्री कर दी जाएगी। कैश बुक बैंक कॉलम डेबिट साइड। नाउ इफ चेक क्लियर्ड, अगर ये चेक क्लियर हो जाए तो सर क्लियर हो जाए को ना हम ऑनर्ड भी कहते हैं। चेक ऑनर्ड मतलब चेक के पैसे मिल गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, एंट्री कर तो दी, एंट्री कर तो दी, एंट्री ऑलरेडी डन, ये एंट्री कर तो चुका, मैं दोबारा क्यों करूंगा सर। लेकिन अगर इफ चेक डिसऑनर्ड, अगर ये चेक डिसऑनर्ड हो जाए ना तो कैश बुक की बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर दी जाएगी। ठीक है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर दी जाएगी। सर जैसे मान लीजिए हमें ना बताया जा रहा है चेक रिसीव फ्रॉम रमेश, 10,000, 15 नवंबर को चेक मिला, हमने जमा भी करा दिया, और फिर क्या हुआ सर, 18 नवंबर को पता ये चला रमेश का चेक डिसऑनर्ड।
तो क्या करना है, वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। कैश बुक बनाइए, एक कैश का कॉलम है, एक बैंक का कॉलम है। डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ कैश बैंक। सर हमें चेक मिला कब था, 15 नवंबर को मिला था ना। यहां दिखाइएगा टू रमेश, बैंक कॉलम में 10,000। 18 नवंबर को डिसऑनर हो गया ना सर, यहां दिखाइएगा बाय रमेश, 18 नवंबर को 10,000। जब चेक आया था बैंक की डेबिट पर, जब चेक डिसऑनर हो गया बैंक की क्रेडिट पर। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी सर, जी सर। सर इसी तरह सेकंड ट्रांजैक्शन सर, चेक मिला बट डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन अ लेटर डेट, लेटर। सर हमें एक चेक रिसीव हुआ, हमने जमा ही नहीं कराया। हमें एक चेक रिसीव हुआ, हमने जमा ही नहीं कराया। हमें बता रहे हैं सर 12 अक्टूबर को received a check from Mahesh for rupees 15,000। हमें 15,000 का चेक मिला सर महेश से 12 अक्टूबर को, लेकिन सर जमा बताया कब कराया, 14 को बता रहे हैं। महेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर एग्जामिनर ना बड़ा चालाक होता है, वो तंग करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के बीच में ना आपको 2-3 एंट्रीज देगा और फिर बताएगा महेश का चेक हमने बैंक में जमा कराया। तो हमें पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चेक बाद में जमा कराया हो। अगर चेक बाद में जमा हुआ है तो सर फिर हमें उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी। सर इसकी मैं जर्नल एंट्री पास करूं, ध्यान से देखिए प्लीज। सर पता है 12 अक्टूबर को जब चेक मिला तो मैंने इसे जमा नहीं कराया। जमा नहीं कराया ना, तो इसे मैं पता है क्या बुलाता हूं सर, मैं कहूंगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। सर अगर चेक मिल जाए लेकिन जमा ना कराएं, इसे चेक इन हैंड कहते हैं। देखिए नाम से ही लग रहा है सर, चेक इन हैंड, मेरे हाथ में है सर चेक, जमा नहीं कराया मैंने। टू महेश अकाउंट 15,000। फिर क्या हुआ सर, फिर ना 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को मैंने ये चेक जमा कराया। अब जब चेक जमा कराऊंगा ना, एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 15,000। सर बैंक में पैसे जमा करा दिए ना, तो बैंक में पैसे जमा करा दिए तो बैंक को डेबिट कर दूंगा। सर इस एंट्री में ना तो कैश है ना बैंक है, इस एंट्री में कैश और बैंक आया ही नहीं, नहीं आया ना,
not to be recorded in cash book। ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी सर, ठीक है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। और ध्यान से देखिए, यहां बैंक डेबिट हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड किया जाएगा कैश बुक में। रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और कैश बुक में कहां सर? बैंक कॉलम की डेबिट साइड पर, ठीक है, बैंक कॉलम की डेबिट साइड पर। तो बेसिकली होगा क्या, मैं बनाऊंगा कैश बुक, सर डेट, सर पर्टिकुलर्स, LF, कैश बैंक। सर 12 अक्टूबर नो एंट्री। सर 14 अक्टूबर को यहां दिखाऊंगा टू चेक इन हैंड अकाउंट, और बैंक कॉलम में दिखा दूंगा 15,000 रुपए। सर कैश बुक में ना महेश का नाम ही नहीं आएगा, एंट्री किस नाम से होगी? चेक इन हैंड के नाम से, चेक इन हैंड, ठीक है, चेक इन हैंड जमा कराऊंगा 15,000 रुपए के लिए, ठीक है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने एंट्री कर दी टू चेक इन हैंड 15,000 रुपए, चेक इन हैंड 15,000 रुपीज। 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड करना है सर, जब हमने अपने पास ये चेक जमा कराया। जिस दिन हमने रिसीव किया सर कोई एंट्री नहीं हुई उस दिन, ठीक है। 12 अक्टूबर को नो एंट्री, एंट्री कब की जाएगी सर? 14 अक्टूबर को की जाएगी। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर पैसे तो 15,000 ही मिलना है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलने 15,000 ही है। फिर ये चेक इन हैंड जैसे लिखेगा तो उसमें पता नहीं लगेगा किसके यहाँ से मिला चेक। सर जर्नल से पता चल जाएगा, जब हमें चेक मिला होगा ना तो जर्नल में भी तो एंट्री की होगी ना, ये देखिए ना जर्नल एंट्री हमने की है, तो ये बात ना मुझे जर्नल से पता चल जाएगी। मैं जर्नल ओपन कर लूंगा, वहां पे आ जाएगा कि चेक इन हैंड किससे आया। अच्छा जर्नल के साथ साथ सर चेक इन हैंड का लेजर भी तो बनाया होगा ना, लेजर से पता चल जाएगा। भाई जर्नल में आप कह सकते हैं कि सर ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, इतने बड़े जर्नल में कहां ढूंढूंगा, तो मत ढूंढिए ना जर्नल में, आप कैश इन हैंड के, चेक इन हैंड के लेजर पे चले जाइए। चेक इन हैंड के लेजर में आपको पता चल जाएगा कि ये चेक इन हैंड आपको किससे मिला था और आपने इसको कब जमा कराया। इजी है। जी सर। सर एक थोड़ा और डाउट नहीं, एक्चुअली क्या है कि जैसे इससे थोड़ा अलग है वो क्वेश्चन जी मेरा जी 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 कि जैसे चेक बाउंस हो जाता है ना, तो जी क्या फिर उससे क्या नुकसान होते हैं इससे, जिसका बैंक अकाउंट रहता है? सर देखिए, अगर चेक बाउंस हो जाए ना तो आज की डेट में इसके दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का चेक बाउंस हो जाता है तो सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ना बहुत खराब बात मानी जाती है। इंडिया में एक लॉ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मान लीजिए हमने किसी को चेक दिया और चेक हमारा बाउंस हो गया तो वो कोर्ट में आकर केस कर सकता है, ठीक है। इस पर्सन को कोर्ट में बहुत सख्ती से पेश आया जाएगा, ठीक है। इसने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। और सर दूसरी बात, सर हमारे यहाँ ना आजकल एक स्कोर होता है सिबिल स्कोर, ये बेसिकली क्रेडिट वर्दीनेस बताता है। मैं अगर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाऊं ना, बैंक वाले मुझसे पूछेंगे कि सर आप अपना सिबिल बताइए। सर सिबिल जनरली बैंक वाले मुझसे नहीं पूछते, हमारे यहाँ कुछ क्रेडिट एजेंसीज होती हैं उनसे पूछते हैं कि सर ये भाई साहब हमारे पास लोन लेने के लिए आए हैं, ये इनका पैन नंबर है, इनका पैन नंबर देखकर आप जरा इनका सिबिल स्कोर बताइए। सर अगर चेक बाउंस हो जाता है ना
तो सिबिल पर बुरा असर पड़ता है, सिबिल कम हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन के रेगुलरली चेक बाउंस होते हैं, बैंक वाले उसे लोन नहीं देंगे सर। ठीक है, हालांकि सजा इसका भी हो मतलब सकती है क्या लॉ सर? से कोई लेना देना नहीं है। जी सजा का भी प्रावधान है क्या सर? जी सर, सजा भी मिलेगी। अगर ये टाइम पर पैसे नहीं देगा तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इसे जेल भी हो सकती है। लेकिन उसमें क्या है सर, सर, अगर मान थैंक यू लीजिए सर। किसी पर्सन का चेक बाउंस हो गया, तो इंडिया में इतनी सख्ती नहीं है कि डायरेक्ट जेल। इंडिया में क्या होगा, वो पर्सन कोर्ट में इसको चैलेंज करेगा, ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर कहेगा सर सॉरी, उस टाइम मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी, किसी की तबीयत खराब थी, फैमिली में कुछ इशू हो गया था, उस टाइम मैं पैसे नहीं दे पाया था, ये लो पैसे। जज साहब मान जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में कई जगह पर ऐसा होता है सर कि अगर मान लीजिए चेक बाउंस हो गया तो सुनवाई नहीं होती, पहले जेल होती है। ठीक है, हमारे यहाँ सजा का प्रोविजन है अगर कोर्ट में आने के बाद भी ये पैसे ना दे तो। ठीक है, अगर इसने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, कोर्ट में केस हुआ और इसने फिर भी पैसे नहीं दिए, तो इसे जेल में डाल दिया जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू सर, काफी जानकारी हो गई मुझे। जी 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 सर। तो सर ये हमारे पास हमारा कैश बुक की एक और हमने ट्रांजेक्शन डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री डिस्कस करेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे सर कल, कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा का मतलब होता है सर कॉमन एंट्री, मतलब कैश डिपॉजिटेड और कैश विड्रॉन। बैंक में कैश जमा कराते हैं तो एंट्री कैसे की जाती है, और बैंक से पैसे निकालते हैं तो एंट्री कैसे की जाती है, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है सर। ठीक सर, गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके सर।